भाई इस बार की ट्रिप यादगार होनी चाहिए। रोहित ने जोश में कहा। दिल्ली में रहने वाले 5 दोस्त रोहित, निखिल, समीर, रिया और अंशिका कॉलेज के दिनों से ही हर साल एक ट्रिप पर जाते थे, लेकिन इस बार की ट्रिप कुछ अलग होने वाली थी। निखिल ने इंटरनेट पर एक पुराना बंगला खोजा था, विंडसर कॉटेज, जो नैनीताल की झील से थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर था। यह बंगला 80 साल पुराना है, किसी अंग्रेज फैमिली का था, लेकिन अब वीरान पड़ा है और ऑनलाइन एक ट्रैवलर ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। निखिल ने बताया। सुनसान और पुराना, कुछ तो गड़बड़ लगे है। अंशिका ने घबराकर कहा। डरपोक मत बनो, यही तो मजा है। रोहित मुस्कुराया। उनकी जर्नी दिल्ली से नैनीताल तक मजेदार थी। गाने, हंसी मजाक, पहाड़ी रास्ते और कुदरती नजारे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शहर की भीड़ से निकलकर उस कॉटेज की ओर जाने वाली तंग और पेड़ों से ढकी सड़क पकड़ी, माहौल बदल गया। झिंगुरों की आवाज, सन्नाटा और काले काले बादलों ने मानो किसी रहस्य का पर्दा खोलना शुरू कर दिया था। इतना सन्नाटा क्यों है? रिया ने धीमे स्वर में पूछा। क्योंकि ये इलाका वीरान है, शायद यही वजह है कि ये बंगला इतने कम किराए में मिल गया। समीर ने जवाब दिया, पर उसकी आवाज में भी एक हल्की सी झिझक थी। जब कार एक टूटे हुए गेट से गुजरकर अंदर दाखिल हुई तो सामने एक 2 मंजिला पुराना बंगला था। दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां बंद थीं और पास के पेड़ बंगले के ऊपर झुके हुए लगते थे, जैसे उसे निगलना चाहते हों। वाह, इससे डरावना कुछ नहीं हो सकता। रोहित ने चुटकी ली, लेकिन सभी के चेहरों पर बेचैनी थी। बंगले के केयर टेकर, एक बूढ़ा आदमी मोहन, दरवाजे पर पहले से खड़ा था। आप लोग दिल्ली से आए हो ना? सब कुछ तैयार है, लेकिन एक बात याद रखो। क्या बात? निखिल ने पूछा। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला। रात को पहली मंजिल की सीढ़ियां मत चढ़ना, वहां मत जाना। क्या मतलब? रिया ने घबराकर पूछा। बस जो कहा है वही करना, वरना भुगतना पड़ेगा। मोहन मुड़कर चला गया। रात को सबने डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना खाया। रोहित ने मोमबत्तियों का इंतजाम किया था ताकि हॉरर थीम बने रहे, पर माहौल सच में अजीब था। बंगले की दीवारें पुरानी पेंटिंग्स से भरी थीं। एक पेंटिंग में एक लड़की थी जिसकी आंखें हर जगह पीछा करती लगती थीं। ये कौन है? अंशिका ने डरते हुए पूछा। शायद उसी अंग्रेज फैमिली की बेटी होगी। समीर ने अनुमान लगाया। और फिर वो सीढ़ियां, लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां जो ऊपर की मंजिल की तरफ जाती थीं, अंधेरे में खोई हुई लग रही थीं। मोहन की बात सबके मन में थी, लेकिन रोहित ने मस्ती में कहा। चले क्या ऊपर? पागल हो क्या? रिया बोली। बस झांक के आते हैं, कुछ नहीं होगा। रोहित ने एक टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। बाकी सब नीचे खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही रोहित ने ऊपर की मंजिल में कदम रखा, उसके पीछे की हवा सर्द हो गई। अचानक टॉर्च बुझ गई। रोहित, निखिल ने आवाज दी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर थक 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 सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, लेकिन वो रोहित नहीं था। वो तो चुपचाप खड़ा था। वो क्या था? रिया कांपते हुए बोली। फिर रोहित दौड़ता हुआ नीचे आया, पसीने से भीगा हुआ। ऊपर ऊपर कोई है। उस रात कोई नहीं सो पाया। सीढ़ियों से दूर दूर सब अपने कमरों में बंद रहे। सुबह मोहन वापस आया तो रोहित ने तुरंत पूछा। वो ऊपर कौन था? मोहन चुप रहा, फिर बोला। वो इस बंगले की बेटी थी, एमिली। 1947 में वो गायब हो गई थी और जब तक उसकी लाश मिली तब तक बंगले के हर कमरे में मौत की बदबू बस चुकी थी। क्या हुआ था उसे? निखिल ने पूछा। कहते हैं वो अंग्रेज अधिकारी की बेटी थी जिसे एक नौकर से प्यार हो गया था। पिता ने उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तब से उसकी आत्मा ऊपर मंडराती है। विंडसर कॉटेज में अगले दिन सुबह कुछ अजीब घटित हुआ। अंशिका का फोन रात भर बंद रहा, पर जैसे ही उसने ऑन किया, उसमें खुद से रिकॉर्ड हुई एक वीडियो क्लिप थी। वीडियो में वही ऊपर वाली मंजिल दिख रही थी और कोने में एक परछाई। ये वीडियो तो मैंने कभी नहीं बनाई। अंशिका ने कांपते हुए कहा। रिया ने वीडियो झूम करके देखा। परछाई किसी लड़की जैसी थी, बाल खुले हुए, सफेद कपड़े और नजरें सीधी कैमरे पर क्लिप के अंत में वो परछाई गायब हो जाती है।
मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना। रिया चिल्लाई। मोहन जब दोपहर में दोबारा आया तो सबने वो वीडियो उसे दिखाई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अब बहुत देर हो चुकी है। एमिली ने तुम्हें देख लिया है, अब वो तुम्हें जाने नहीं देगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? समीर ने गुस्से से पूछा। क्योंकि जिसने भी उसका नाम लिया उसकी जान गई। बकवास है ये। निखिल बोला। हम आज रात ही लौटते हैं। लेकिन बारिश शुरू हो चुकी थी और पहाड़ी रास्ता बंद हो गया था। उन्हें एक रात और वहां रुकना ही था। रात को रोहित को एक सपना आया। वह ऊपर की मंजिल पर है और दीवार से किसी की चीखें आ रही हैं। बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। मेरे पिता ने मुझे मार डाला। मैं अब कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और तभी किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। रोहित चीखते हुए उठ बैठा, पूरे शरीर में पसीना और आंखों में डर। पर सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी गर्दन पर सच में नीले निशान थे, जैसे किसी ने दबोच लिया हो। अगले दिन निखिल को लाइब्रेरी जैसे एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, एमिली विंडसर की। डायरी में लिखा था, पिता मुझे एक नौकर से प्रेम करते देख पागल हो गए। उन्होंने मेरी हर चीज छीन ली, प्यार, आजादी और अंत में मेरी जिंदगी। उन्होंने मुझे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया, दीवार में छुपा दिया। अब मैं हर रात चीखती हूँ, कोई सुनता नहीं। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून के निशान थे और एक पंक्ति, मैं लौटूंगी, मैं सबको साथ लेकर जाऊंगी। शाम ढलते ही डर ने सबको जकड़ लिया था। रिया ने डर के मारे अपना बैग पैक किया और कहा कि वह पैदल ही शहर की ओर निकल रही है। बाकी सबने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो सुनने को तैयार नहीं थी। मैं अब नहीं रुक सकती, जो होगा देखा जाएगा। रिया चली गई, लेकिन आधे घंटे बाद ही बंगले के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। नीचे देखा तो दरवाजे के बाहर खून से लिखा था, वो मेरी हो गई, अब अगला कौन? रिया के गायब होने के बाद बंगले का माहौल और भारी हो गया था। अंशिका रो रही थी। समीर ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। हम सबको निकलना होगा, कुछ बहुत गड़बड़ है यहाँ। निखिल बोला। रिया को ढूंढे बिना नहीं जा सकते। अंशिका ने कहा। तीनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े, जहां से रिया गई थी। लेकिन कुछ ही दूर पर उन्हें रिया का दुपट्टा झाड़ियों में फंसा मिला और वहां मिट्टी में घसीटे जाने के निशान थे, जैसे कोई उसे खींच कर ले गया हो। और उसी जगह के पास एक टूटी हुई कब्र मिली। मिट्टी खुली हुई थी और उसमें से कोई हाल ही में निकला हो जैसे। क्या ये एमिली की कब्र है? समीर ने कांपते हुए पूछा। शायद रिया। निखिल कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे झाड़ियों में किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। एक लड़की की कांपती हुई खोखली हंसी। जब वो वापस बंगले में लौटे तो मोहन उन्हें गेट पर खड़ा मिला। तुमने ऊपर वाली मंजिल खोली थी ना? उसने बेतहाशा आंखों से देखा। हाँ, पर वहां क्या है? रोहित बोला। मोहन ने कांपते हुए बताया, मैंने उस दिन सब देखा था। 1947 में जब एमिली के पिता ने उसे जिंदा दीवार में बंद किया, मैं नौकर था उसी घर का। मैं उसे बचा नहीं सका। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? निखिल ने पूछा। क्योंकि मैं डर गया था। फिर एक दिन मैं भी उस कमरे में गया और एमिली की आत्मा ने मुझसे वादा लिया कि मैं उसकी आत्मा को मुक्त करूंगा। पर अब वो बदल गई है। बदल गई? अब वो सिर्फ आजादी नहीं चाहती, अब उसे बदला चाहिए। उसी रात समीर को कमरे में सोते हुए किसी ने खींच लिया और वो नीचे के बेसमेंट में गिरा। बाकी सब उसकी चीख सुनकर दौड़े। बेसमेंट में उन्हें समीर मिल गया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वह बड़बड़ा रहा था। वो दीवार में है, वो अब भी वहीं है। दीवार, दीवार। दीवार? निखिल ने टॉर्च घुमाई और देखा एक पुरानी सीलन भरी ईंटों की दीवार। मोहन के मुताबिक यही वो दीवार थी जिसमें एमिली को जिंदा बंद किया गया था। अगर हम उसे बाहर निकाल दें तो शायद उसका आत्मा मुक्त हो जाए। अंशिका ने पूछा। या हम सब मारे जाएंगे। रोहित बोला। पर फैसला हो चुका था, उन्हें उस दीवार को खोलना ही था। अगली सुबह मोहन की मदद से उन्होंने दीवार तोड़नी शुरू की। ईंट दर ईंट मिट्टी के अंदर से एक कंकाल निकला और साथ में एक पायल और एक लॉकेट। अंशिका ने लॉकेट उठाया। उसमें एमिली और उसके प्रेमी की एक तस्वीर थी। जैसे ही कंकाल पूरी तरह बाहर निकाला गया, बंगले में हलचल मच गई।
दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, खिड़कियां टूटने लगीं और पूरे बंगले में औरत की चीखें गूंजने लगीं। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। अब तुम भी मेरी पीड़ा समझोगे, सबको छीन लोगे, जैसे मेरे पिता ने मुझसे छीना। एक साया सीढ़ियों से उतरता दिखा। एमिली की आत्मा। एमिली की आत्मा अब रोहित की तरफ बढ़ रही थी, जो सबसे पहले ऊपर गया था। तुमने मुझे देखा था, तुमने मेरी चीखें सुनी, अब तुम मेरा माध्यम बनोगे। वह फुसफुसाई। मोहन ने सबको पीछे धकेला और लॉकेट और पायल को एमिली की हड्डियों के पास रखकर मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन तभी एमिली की आत्मा ने मोहन पर झपट्टा मारा और वो जमीन पर गिर पड़ा, मृत। एक पल के लिए माहौल शांत हो गया, फिर एक तेज चीख और आत्मा हवा में घुल गई। लॉकेट की तस्वीर पर एक हल्की सी मुस्कान थी, अब मानो एमिली मुक्त हो गई हो। एमिली की आत्मा के शांत हो जाने के बाद बंगले में शांति छा गई। दरवाजे अब खुल चुके थे, हवा अब ठंडी नहीं बल्कि सामान्य लग रही थी। पर एक सवाल सबके मन में था, रिया कहाँ है? अंशिका, निखिल और रोहित ने मोहन के शव को बाहर बरामदे में रखा और आसपास रिया को ढूंढने फिर निकले। अगर आत्मा मुक्त हो चुकी है तो वो कहाँ गई? अंशिका ने पूछा। शायद रिया के अंदर। निखिल ने फुसफुसाया। अंशिका को मोहन का बैग मिला जिसमें एक और पुरानी डायरी थी। इस बार यह एमिली के पिता लॉर्ड विंडसर की थी। उसमें लिखा था, एमिली की मौत मेरे हाथों नहीं हुई थी। वह गर्भवती थी और मैंने उसे कमरे में बंद जरूर किया, पर वह किसी और की वजह से मरी। मैं जानता हूं वो नौकर उसे लेने आया था, पर फिर एमिली गायब हो गई। मैं उसे दीवार में नहीं, कहीं और दफनाया था। तो फिर हमने जो हड्डियां निकाली वो एमिली की नहीं थी? तो फिर किसकी थी? रोहित ने पूछा। तभी टॉर्च की रोशनी में रिया सामने खड़ी दिखी, पर उसका चेहरा कुछ अजीब था। रिया बिना कुछ बोले घर में घुस गई। सबने उसे गले लगाया, लेकिन वह भाव शून्य रही। तुम कहाँ थी? अंशिका ने पूछा। मैं वहां थी जहां सब कुछ शुरू हुआ था। रिया की आवाज गूंजती हुई, जैसे दो आवाजों में मिली हुई। फिर उसने वही लॉकेट निकाला जो उन्होंने कंकाल से पाया था, पर इस बार उसमें एमिली की तस्वीर नहीं थी, बल्कि अंशिका की। ये कैसे हो सकता है? निखिल चौंका। रिया मुस्कुराई। क्योंकि ये सब मेरी ही कहानी थी। मैं ही एमिली हूँ। मैं हर 100 साल में एक बार जन्म लेती हूँ, उसी बंगले में जहां मुझे मारा गया। इस बार मैं रिया बनी ताकि मैं दोबारा इस जगह आ सकूं। मोहन ने मुझे पहचाना पर चुप रहा। तुम सबको यहाँ बुलवाया ताकि मैं अपने कातिलों को पहचान सकूं। कातिल? हाँ, तुम्हारे पूर्वज। निखिल के दादा, अंशिका की नानी और रोहित का परदादा, ये सभी ब्रिटिश राज में लॉर्ड विंडसर के सहायक थे। उन्होंने मेरी सच्चाई दबाई और मेरी आत्मा को कैद करने की साजिश की। तो तुमने बदला लिया? अभी नहीं, अभी बाकी है। रिया ने हवा में हाथ उठाया और बंगले की सारी बत्तियां बंद हो गईं। एक डरावनी गूंज उठी और पूरे बंगले की दीवारें हिलने लगीं। बंगले के हर कोने से आत्माएं निकलने लगीं, जो उसी घर में कभी कैद की गई थीं। अंशिका बेहोश हो गई। रोहित ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब तुम सब मेरी कैद में हो, जैसे मैं थी, पर फर्क बस इतना है, तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। सुबह का सूरज निकला। पुलिस को सूचना दी गई, पर जब पुलिस पहुंची, बंगला खाली था। कोई शव नहीं, कोई हड्डियां नहीं, यहां तक कि कोई दस्तावेज भी नहीं। बस दीवार पर खून से लिखा था, एमिली वॉज हियर। कहते हैं नैनीताल की हवाओं में कुछ रहस्य है, पर जो उस बंगले तक जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, या अगर आता है तो वो वही नहीं रहता जो गया था। अगर आप इस कहानी ने डरा दिया तो लाइक जरूर करें और ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ।